हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम 11 स्पेशल कवरेज की शुरुआत किए थे, उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज हमें पढ़ना है कुषाण वंश। तो देखिए हेडिंग ले लीजिए कुषाण वंश। कुषाण वंश, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद इसको हम लिखेंगे। कहा जाता है कि भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण था, वो सबसे लास्ट में आया था, सबसे अंतिम में आए थे, ठीक है। और ये जो कुषाण थे वह वह चीन के तोकरी जाति से संबंधित थे और इसकी स्थापना करने वाले कुदुल कड़फिसेस थे, ठीक है। तो चलिए इसको लिखें। देखिए पहले पॉइंट लिखे बना के। पहले पॉइंट इसमें लिखें कि भारत आने वाले विदेशियों में भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम सबसे अंतिम अंतिम में आए थे। सबसे लास्ट में कहाँ आए थे? तो कुषाण आए थे, ठीक है। इसको पर लिखिए। चलिए, अब इससे आगे लिखिए विदेशियों के आने का क्रम। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो लिखिए विदेशियों को आने का क्रम। आने का क्रम एक महत्वपूर्ण है, इसको याद करिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो लिखिए विदेशियों को आने का क्रम। देखिए सबसे पहले आता है हिंद यूनानी शक आया था। लिखिए हिंद यूनानी, हिंद यूनानी शक, ठीक है। उसके बाद आया था, एक मिनट, हिंद यूनानी पहले आया था, उसके बाद आया था शक। पहले हिंद यूनानी, उसके बाद आया था शक, ठीक है। उसके बाद आया था पहलव, उसके बाद लास्ट में आया था कुषाण, ठीक है। इसको क्रम लिखिए। सबसे पहले कौन आया था? तो हिंद यूनानी पहले आया था, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, फिर लास्ट में आया था कुषाण। इसको नोट कीजिए। हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण एक क्रम में दे देता है, उसको सजाना रहता है। चलिए अब आगे देखिए। अगला पॉइंट डालिए कुषाण, देखिए कुषाण चीन के तोखरी, तोखरी इसी को बोलते हैं यूची, तोखरी यूची जाति से संबंधित थे। संबंधित थे, चलिए इसको नोट कीजिए। तो कुषाण कहाँ के रहने वाले थे? तो चीन के तोखरी जाति के से ये संबंधित थे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा मत लिखिए, लिखिए अगला पॉइंट डालिए कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक, ठीक है। इनका नाम लिखिएगा। इनका नाम था कुजुल
कुजुल कैटफिशेस। देखिए, कुजुल कैटफिशेस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कैटफिशेस। आगे लिखिएगा, इस वंश का, लिखिए, इस वंश का सबसे प्रमुख शासक, सबसे प्रमुख शासक कनिष्क थे। कनिष्क थे। चलिए, ये इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क थे। चलिए, हो गया। अब चलते हैं इससे आगे। उसकी राजधानी कहाँ थी? लिखिए अगला पॉइंट, कुषाण की राजधानी। की राजधानी, इसने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो लिखिए राजधानी में फिरोजपुर या पेशावर। लिखिएगा, फिरोजपुर या पेशावर एवं मथुरा थी। मथुरा। ठीक है, इसमें राजधानी बनाया था, या तो फिरोजपुर था, या पेशावर, या मथुरा था। ठीक है, वो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? तो फिरोजपुर थी। फिरोजपुर न रहेगा तो मथुरा रहेगा, तो मथुरा आंसर होगा। चलिए, आगे चलिए। देखिए, कनिष्क के समय में एक, देखिए कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में एक कला का विकास हुआ था। इसमें दो कला का विकास हुआ था, एक था गंधार कला और दूसरा था मथुरा कला। देखिए, पहले में गंधार कला और दूसरा में लिखिए मथुरा कला। ठीक है, अब इसको देखिए, लिखिए इसको कि कनिष्क के समय में कला का विकास हुआ था, इसमें गंधार कला था और मथुरा कला का लिखिए विकास हुआ। विकास हुआ। देखिए, कनिष्क के समय में कला का विकास हुआ था, गंधार कला और मथुरा कला का विकास सीधा यहाँ क्वेश्चन पूछा है, गंधार कला और मथुरा कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अब इस आगे चलिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, कनिष्क ने, कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के, राजा बनने के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य में देखिए शक संवत, शक संवत चलाया। तो नोट कीजिए, शक संवत चलाया। ठीक है, शक संवत कब चलाया था? तो याद रखिएगा 78 ईस्वी में। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि शक संवत कब चलाया गया था? तो 78 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क जब राजा बनने वाला था तो उसके उपलक्ष्य में शक संवत उन्होंने चलाया था। चलिए, अब इससे आगे चलते हैं। एक और पॉइंट इसमें लिखिएगा
कि कनिष्क के समय में कनिष्क के समय में जो सिल्क मार्ग था, इस पर सिल्क मार्ग पर कुषाणों का अधिपत्य था। ये कुषाणों का अधिपत्य था। ठीक है? तो जिस समय कनिष्क शासक था, उस समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का अधिकार था। लिखिए। और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कहाँ? कुंडलवन, काश्मीर में हुआ था। इसके बाद लिखिए। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया कुंडलवन कहाँ? कश्मीर में हुआ। लिखिए। और बाकी इसका ट्रिक हम बता दिए हैं, पीछे वाले वीडियो में देख लीजिए, इसका कुछ ट्रिक बताइए। अब थोड़ा सा समझा देते हैं। एक ट्रिक बताए थे, पीछे बता दिए थे। रावे पाको, रावे पाक को याद रखिएगा। राज बताए थे कहाँ? राजगिरी। वैश्य बताए थे वैशाली, बताए थे। पाँच बताए थे कहाँ? पाटलिपुत्र। कुछ बताए थे कुंडलवन, बताए थे। बेटा प्रथम हुआ था, सेकंड नंबर, थर्ड हुआ था, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ और फोर्थ यहाँ। ठीक है, सब क्रम में से। उसके बाद बताए थे शासक में अक्का अशोक, ठीक है। ऐसे अजातशत्रु, ऐसे कलाशोक, यहाँ से अशोक, ऐसे फिर कनिष्क। ठीक है, तो लिखिए अजातशत्रु, अजातशत्रु, एक मतलब कालाशोक, और इससे अशोक लिख लीजिएगा, इसका मतलब कनिष्क लिख लीजिएगा। ठीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये पिछला वीडियो में सब बताया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। अब इससे आगे लिखिए गुप्त वंश, तो अब हिंडली गुप्त वंश, ठीक है। तो लिखिए गुप्त वंश। इसमें लिखिए पहला पॉइंट, इसकी गुप्त वंश की संस्थापक। ठीक है, संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। देखिए श्रीगुप्त, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। श्रीगुप्त के बारे में लिखिए, श्रीगुप्त, कुछ पॉइंट इनके बारे में लिख लीजिए। ठीक है, इनके शासनकाल था 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। चलिए अब इसमें पहले पॉइंट लिखिए, गुप्त वंश का संस्थापक,
गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये लिखिए, इनके उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, ठीक है, इनके उत्तराधिकारी लिखिए, घटोत्कच। चलिए लिखिए, इनकी शासनकाल की बात करते हैं तो 280 से 320 ईस्वी। ठीक है, चलिए अब इससे आगे चलिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है लिखिए चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए, वे चंद्रगुप्त प्रथम। अब इनके बारे में लिखिए, इनके बारे में पहला पॉइंट डालिएगा, लिखिएगा गुप्त वंश का, गुप्त वंश का वास्तविक वास्तविक संस्थापक। देखिए पहले पॉइंट कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, इनकी शासनकाल कब तक थी? इनकी शासनकाल, शासनकाल लिख लीजिए, देखिए 320 से 335 ईस्वी। इनकी शासनकाल रहा था 320 से 335। हो गया, अब चलते हैं इससे आगे। अगला पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट इसी में कि इन्होंने इन्होंने लिखिए 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत चलाया। चलिए, क्या चलाए थे? गुप्त संवत इन्होंने चलाए थे। तो कब चलाए थे? 320 ईस्वी में। अब यहाँ से क्वेश्चन होता है कि गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। कब? 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त गुप्त के द्वारा गुप्त संवत चलाया गया था। तो अब चलिए इससे आगे चलिए, लिखिए अगला कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों लिच्छवी लिच्छवी के राजकुमारी लिच्छवी के राजकुमारी कुमारी देवी से शादी किया था। तो कुमारी देवी से विवाह किया, विवाह। ठीक है, लिखिए इसको। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी किया था? कुमारी देवी से शादी किया, जो कहाँ की रानी थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी। चलिए, अब इससे आगे चलिए, अगला पॉइंट लिखिए कि लिखिए वह प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने जिन्होंने यह एक उपाधि इन्होंने लिया था, देखिएगा महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की उपाधि
उपाधि धारण किया। उपाधि धारण, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि महाराजाधिराज का उपाधि किस शासक ने लिया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले लिया था। वह गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त, लिखिए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इनका शासनकाल था 335 से 375। ठीक है, चलिए इसको लिखिए 335 से 375 तक समुद्रगुप्त का शासनकाल था। चलिए इसमें पहले पॉइंट डालिए। इसमें पहले पॉइंट डालिए कि भारत का नेपोलियन, इसे इसे भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा था किसने? तो लिखिएगा भारत का नेपोलियन यह किसके द्वारा कहा गया था? किसके द्वारा कहा गया? इनका नाम लिखिएगा, लिखिए स्मिथ। कौन थे? स्मिथ। स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसके द्वारा कहा गया था? तो स्मिथ के द्वारा कहा गया था। ये इतिहासकार थे स्मिथ, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया था। ठीक है, इसे आगे लिखिए। लिखिए इतिहासकार, अगला पॉइंट डालिए। इतिहासकार स्मिथ, स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया था। संबोधित किया। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। भारत का नेपोलियन। चलिए अब अगला पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, इसने उपाधि क्या चलिए लिखिए। उपाधि इन्होंने क्या क्या लिया था? उपाधि में लिखिए, पहले जो उपाधि लिए थे पराक्रमांक लिए थे, तो लिखिए परक्रमांक। परक्रमांक पहला उपाधि इन्होंने लिया था। दूसरा लिए थे, लिखिएगा अब अप्रतिरथ के उपाधि लिए थे। अप्रतिरथ की उपाधि लिए थे, एवं परक्रमांक की उपाधि इन्होंने लिए थे। दो उपाधि इन्होंने लिए थे। चलिए हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। इसी में अगला पॉइंट लिखिए कि समुद्रगुप्त का, लिखिएगा
समुद्रगुप्त का जो अभियान हुआ था, किया था, अभियान की चर्चा हरिसेन द्वारा, देखिएगा, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। लिखिए, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। यानी समुद्रगुप्त ने जो भी अभियान किया था, उसका जानकारी कहाँ से मिलता है? तो हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से ये जानकारी मिलता है कि समुद्रगुप्त ने अभियान किया था और इसमें 9 राजाओं को पराजित किया था। देखिए, मिलता है। और इसे आगे लिखिए, इसी में देखिए, उसने उत्तरापथ के 9 राजा, ना 9 राजा को हराया था। उत्तरापथ के 9 राजा तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। ये देखिए, तो जो समुद्रगुप्त ने जो अभियान किया था उसको चर्चा कहाँ मिलता है? तो हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसमें ये बताया गया था कि उत्तरापथ के 9 राजाओं को तथा दक्षिण पथ के 12 राजाओं को इसने हराया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इससे आगे। अगला पॉइंट लिखिएगा, कि समुद्रगुप्त को, नोट में लिख लीजिए, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। क्या? कविराज कहा गया है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि कविराज किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। चलिए, नोट पहला प्रश्न। अगला लिखिएगा, इसमें नोट दूसरा लिखिएगा कि समुद्रगुप्त को, लिखिएगा, समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। चलिए इसको नोट कीजिए। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि किसके सिक्के पे बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त के सिक्के पे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। चलिए, हो गया। अब अगला पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट इसी में लिखिएगा। तीसरा पॉइंट लिखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि
दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। तो देखिए हरिसेन। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो समुद्रगुप्त के। हो गया। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला चौथा लिखिए। प्रथम लिखिए कि समुद्रगुप्त देखिए समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। वैष्णव धर्म को मानता था। मानता था। और अगला लिख लीजिए एक पॉइंट और। एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिए कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। करवाए थे। तो लिखिए समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। चलिए भैया अब इससे आगे चलिए। अब एक कहानी समझिए उसके बाद। इस समुद्रगुप्त का दो बेटे थे। समुद्रगुप्त ठीक है। इनका दो बेटे थे। एक का नाम था रामगुप्त। क्या नाम था? रामगुप्त। और दूसरा था उनका नाम था चलिए दूसरा था उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। अब क्या होता है कि इनको डेथ हो जाता है। समुद्रगुप्त को जब डेथ हो जाता है तो उसके बाद ये रामगुप्त हैं जो शासक बनते हैं। क्या बनते हैं? शासक रामगुप्त को बनाया जाता है। अब जो रामगुप्त थे ये क्या करते हैं कि शकों से शक जो थे उनसे क्या हो जाते हैं युद्ध में पराजित पराजित हो जाते हैं। पराजित हो जाते हैं। शक इनको क्या करता है? पराजित कर देता है। और शक जो थे जो इनकी बीवी का नाम था ध्रुव देवी। ठीक है। उनकी बीवी थी बहुत ही खूबसूरत थी। तो जो शक था जो इनको बीवी पे नजर रखे हुए था। और जब ये हार जाता है तो ये रामगुप्त से बोलता है कि तुम अपना पत्नी के हमको दे दो। और जो रामगुप्त ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ये चुपचाप वहां से देख रहे थे सिर्फ। तो ये क्या करते हैं कि जब हार जाते हैं युद्ध में तो शक का शर्त रहता है जो मान जाता है कि ठीक है हम अपनी पत्नी ध्रुव देवी को आपको हम सौंप देते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे यहाँ पे इन्होंने विरोध कर दिया। बोला कि नहीं हम नहीं ध्रुव देवी को नहीं दे सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी को बचाने के लिए इसने औरत का वेश बना करके औरत को वेश मतलब साड़ी उड़ी पहन करके जाकर के शक के वहां पे जाकर के उसके दरबार में जाकर उसको मार दिया था। और मार करके फिर बाद में क्या कि ये जो रामगुप्त इनको बड़े भाई थे अपने बड़े भाई को भी इसने हत्या कर दिया। और हत्या करके ध्रुव देवी से इसने शादी कर लिया था। ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे हत्या किया था? तो अपने बड़े भाई को हत्या कर दिया था। यूपीएससी पिछला बार पूछा था क्वेश्चन कि किसने अपने बड़े भाई को हत्या करके गद्दी पे बैठा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामदूत को हत्या करके और उसकी बीवी से शादी करके गद्दी पे बैठा था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। तो लिखिए इसे आगे लिखिए। आगे लिखिए कि समुद्रगुप्त को देखिए समुद्रगुप्त के हत्या के बाद
उसके बड़े बेटे बड़े बेटे रामगुप्त रामगुप्त गद्दी पे बैठा गद्दी पे बैठा। ठीक है, देखिए कौन बैठा? रामगुप्त गद्दी पे बैठा। चलिए देखिए, चलिए तो लिखिए कि समुद्रगुप्त की हत्या के बाद उसके बड़े बेटे रामगुप्त गद्दी पर बैठा। ठीक है, देखिए जो जो लिखिए अयोग था, अयोग। ठीक है, आज इतना ही तक रखते हैं। इसके बाद हम कल इसको कहानी को फिर से समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए।